नमस्कार, अक्ष एड पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। देखिए, सब्सक्राइबर देख करके आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आप पूरा देखें। सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, खास तौर से आपके यूपी टेट में। देखिए, ये यूपी टेट के साथ साथ हमें जो अन्य राज्य की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी इस वीडियो में लेकर आया हूं, क्योंकि जो अन्य राज्यों में पूछे गए हैं टेट में, तो वो यूपी टेट में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें, सभी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे और ये प्रश्न बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलो, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है। ठीक है, तो आंतरिकरण कौन से किस में होता है ये आपको बताना है, इदम में, पराहम में, या अहम में, या परिस्थितियों में। तो देखिए, फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, और उन्होंने व्यक्तित्व के 3 हिस्से बताए हैं। कौन कौन से? इदम यानी कि इट, पराहम यानी कि सुपर ईगो, और अहम यानी कि ईगो। ठीक है, तो व्यक्तित्व के उन्होंने 3 हिस्से बताए हैं। तो इसमें से जो इदम होता है वो क्या होता है? वो बहुत ही स्वार्थी होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वार्थी, यानी उसे जो चीज चाहिए उसे तुरंत चाहिए। ठीक है, और यह बचपन से होता है, व्यक्ति में बचपन से होता है इड यानी कि इदम। दूसरे नंबर पर आता है अहम। अहम जो है वो वास्तविकता के करीब होता है और वह लाभ और हानि को देख करके किसी भी काम को करने का निर्णय लेता है। ठीक है, किसमें? अहम में। व्यक्तित्व का जो हिस्सा होता है अहम, वो लाभ और हानि को देख करके कोई भी डिसीजन लेता है। तीसरा होता है पराहम। पराहम में जो हमारे नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य बंधे होते हैं, छुपे होते हैं। यानी पराहम जो है वो हमारे नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्यों से बंधा होता है और वो समाज की परवाह करता है। ठीक, हमारे मूल्यों का जो आंतरिकीकरण हो रहा है वो पराहम में होता है, यानी कि सुपर ईगो में। तो यहां पर ऑप्शन सी यानी कि जो दूसरे नंबर पर लिखा है पराहम वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी। ये दूसरे नंबर पर लिखा है, इनका क्रम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, इसको आप इग्नोर करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या ऑप्शन डी है वातावरण के प्रभाव के कारण। तो देखिए, जो व्यक्तिक भिन्नता होती है, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का योगदान होता है। वंशानुक्रम यानी कि अनुवांशिकता व्यक्ति को क्षमताएं देता है, जबकि वातावरण उन क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसमें दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वंशानुक्रम और वातावरण की। तो यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के अनुसार इदम यानी कि इड, अहम यानी कि ईगो, पराहम यानी कि सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। ठीक है, किसने दिया है? इसी तरह का प्रश्न हम पहले देख चुके हैं, तो ये दिया है फ्राइड ने। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। फ्राइड ने बताया था इदम, अहम और पराहम के। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोरसा-शाही धब्बा परीक्षण, टेट। टेट को क्या बोलते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, हिंदी में यह भी लिखा जाता है, तो उसका मतलब भी टेट से ही है। ठीक है, टीएटी। और तीसरा है शब्द साहचर्य परीक्षण, और चौथा है 16 पीएफ परीक्षण। तो उन्होंने पूछा है प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। अब देखिए, प्रक्षेपी परीक्षण क्या होता है? प्रक्षेपी परीक्षण में क्या होता है, हमें जो भी रिजल्ट है वो सीधे सीधे प्राप्त नहीं होते। ठीक है, हम कोई भी टेस्ट लेते हैं और उसमें हम अंदाजा लगाते हैं बाद में। ठीक है, उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाते हैं, व्यक्तित्व का। जैसे अब इसमें समझिए आप, रोरसा-शाही धब्बा जो परीक्षण होता है, इसमें व्यक्ति को 10 धब्बे दिखाए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि तुम्हें इसमें किसका चित्र दिख रहा है। तो व्यक्ति अपने हिसाब से बताता है कि मुझे ये चीज दिख रही है इसमें, और उसके बताए हुए जवाब के अनुसार ही उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा इसमें रिजल्ट हमें नहीं मिला है।
ठीक है, उसके वो अपने हिसाब से कुछ भी बता देगा कि मुझे इस चीज का चित्र इसमें दिखा है। ठीक है, फिर हम अपने हिसाब से उसमें अंदाजा लगाएंगे कि इसके व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है, इसका व्यक्तित्व कैसा है। इसी प्रकार से टेट है, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसमें भी क्या होता है, व्यक्ति को कुछ अस्पष्ट चित्र दिखाए जाते हैं और व्यक्ति से कहा जाता है कि इसके ऊपर एक कहानी बनाइए, और वो जो कहानी सुनाता है उस कहानी के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का पता लगाते हैं, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से है शब्द साहचर्य परीक्षण। व्यक्ति से कोई सवाल पूछा जाता है और सवाल का उससे सीधा जवाब नहीं लिया जाता, उससे कहा जाता है कि जवाब का पहला शब्द बताना है आपको, और उस शब्द के हिसाब से ही हम उसके व्यक्तित्व का पता करते हैं। तो इसमें सीधा सीधा रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन जो चौथा वाला 16 पीएफ परीक्षण, ये इससे अलग है। कैसे? इसमें सीधे सीधे उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यक्ति से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। तो ऊपर वाले जो 3 जो परीक्षण हैं उसमें हमें सीधा सीधा रिजल्ट नहीं मिला है। ठीक है, और नीचे वाले में जो है हमें सीधा सीधा प्रश्नावली के आधार पर रिजल्ट मिल गया कि प्रश्नों के सीधे सीधे एक उत्तर होते हैं, निश्चित उत्तर होते हैं, जबकि ऊपर वाले जो हैं परीक्षण उनका कोई सीधा सीधा निश्चित जवाब उसमें नहीं है। ठीक है, नीचे वाले का जो है निश्चित जवाब है, ये इनसे अलग है, और यह पृथ्वी परीक्षण नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, जो 16 पीएफ परीक्षण है वो पृथ्वी परीक्षण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक, व्यक्तिक विभिन्नता, शारीरिक क्षमता, पारिवारिक स्थिति। तो देखिए, जो पढ़ाते समय शिक्षक का सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए वो व्यक्तिक विभिन्नता पे होना चाहिए, क्योंकि एक ही क्लास में विभिन्न बौद्धिक स्तर वाले बच्चे बैठे रहते हैं, तो सभी की बौद्धिक स्तर के अनुसार हमें पढ़ाना चाहिए। किसी भी अध्यापक को व्यक्तिक भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, सबसे ज्यादा ध्यान जो रखना है उसको व्यक्तिक भिन्नता का रखना है। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र। तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, व्यक्तित्व। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट, यह आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए इसके, गहन दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, परीक्षणात्मक दृष्टिकोण। इसका ऑप्शन सी सही होगा, सतही दृष्टिकोण। देखिए सतही दृष्टिकोण क्या होता है, यह दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके बाहरी दिखावट जैसे रूप, रंग, वेशभूषा के आधार पर आंका जाता है। ठीक है, तो बाह्य आभास पर जो व्यक्तित्व का वर्णन होता है वो होता है सतही दृष्टिकोण के आधार पर। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बौद्धिक स्तरों में, गतिवाही योग्यता या अभिव्रत में, या ये सभी? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उसका नाम हमें बताना है। पहला ऑप्शन है मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने या कैटल ने। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, हिप्पोक्रेट्स ने। ठीक है, यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने प्रस्तुत किया। उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, अब 4 प्रकार कौन से हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्राइड ने, युंग ने, युग लिखा हुआ है, युंग होगा। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इसको आप देख लीजिए, युंग लिखा जाएगा ये। तीसरा है मन, और चौथा है ऑलपोर्ट। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, और एक और होता है उभयमुखी व्यक्तित्व। ठीक है, ये बताए थे युंग ने। यहां पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, कितने प्रकार बताए थे उन्होंने? 3 प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, कार्ल युंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेसमर ने, युंग ने, कैनन ने या स्पेंजर ने? तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है कैनन ने,
यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिव्रत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। देखिए व्यक्तित्व विकास हो रहा है, वो कैसे पता करेंगे? अधिगम यानी कि कुछ सीखा है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने कुछ सीखा है। और वृद्धि, वृद्धि कैसी? मानसिक और शारीरिक वृद्धि दोनों आएंगी इसमें। यदि अधिगम यानी कोई भी व्यक्ति कुछ सीखता है और उसकी मानसिक वृद्धि होती है और शारीरिक वृद्धि होती है, तो उसे क्या कहेंगे कि व्यक्तित्व विकास हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी का स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या ये सभी। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। व्यक्तित्व जो है इन सभी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पर्यावरण के साथ में, जीवन के साथ में और प्रकृति के साथ में। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? जिज्ञासा का संबंध है वो आश्चर्य से है। जहां आश्चर्य होगा वहां जिज्ञासा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। मान लीजिए आपने कोई ऐसी घटना देख ली जिसे देख करके आपको आश्चर्य हुआ, तो आपके मन में ये सवाल जरूर उत्पन्न होगा कि आखिर ये कैसे हुआ, यानी कि एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। तो सीधा सीधा संबंध है जिज्ञासा का आश्चर्य से। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यूपी टेट में बार बार पूछे गए हैं, यूपी टेट के साथ साथ में अन्य राज्य की टेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए नए प्रश्न नहीं बनते हैं, वही प्रश्न बार बार आते रहते हैं, ठीक है, कभी इस परीक्षा में तो कभी उस परीक्षा में, ठीक है। जो परीक्षा में यूपी में आ गया है वो बिहार में आ सकता है, बिहार वाला यूपी में आ सकता है, इसी तरह से पंजाब वाला यूपी में आ सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है, कोई सा प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसमें जितने भी प्रश्न है वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? अब देखिए अभी उन्होंने पूछा था, पहले वाले प्रश्न एक आया था इसी तरह का, प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है प्रक्षेपी तकनीकी है। तो देखिए इसमें साक्षात्कार, निर्धारण मापनी, अवलोकन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टेट, ठीक है। तो हमने उस प्रश्न में देखा था जो टीएटी है वो एक प्रक्षेपी तकनीकी बताया गया था, ठीक है। मैंने आपको जैसा कि उसमें बता दिया था इसके बारे में, दोबारा इसके बारे में नहीं बताएंगे। तो इसमें प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है वो प्रक्षेपी तकनीकी है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या सभी के। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता जो है सभी में हो सकती है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। किस चीज का विकास किया उन्होंने? तो फ्रॉबेल ने किया था व्यावसायिक स्कूल का, पब्लिक स्कूल का, किंडरगार्टन का या लैटिन स्कूल का। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, किंडरगार्टन का, ठीक है। अब इस तरह से एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो आगे भी दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रश्न को मैंने 2 बार रख लिया है, दोनों बार अलग अलग तरह से पूछा है। उसमें पूछा है किंडरगार्टन पद्धति का किसने विकास किया, तो उसमें उत्तर होगा फ्रॉबेल का, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बार अलग अलग पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, इसलिए इसको मैंने 2 बार ही रख लिया है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, फ्रॉबेल ने दिया था किंडरगार्टन पद्धति। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक विभिन्नताओं के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, अनुवांशिकता का अंतर, अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया, ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिक विभिन्नता जो कि किसके कारण होती है, अनुवांशिकता और पर्यावरण की, यानी कि अनुवांशिक तो लक्षण जीन्स तो अलग अलग होते ही हैं, और साथ ही पर्यावरण भी अलग अलग होने के कारण व्यक्तिक भिन्नता आ जाती है, यानी कि साथ ही व्यक्तिक भिन्नता जो है अनुवांशिकता पर भी निर्भर करती है। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है व्यक्तिक विभिन्नताओं के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो देखिए व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए इसमें उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रश्न आपको दोबारा से देखने के लिए मिलेगा और वो प्रश्न आ गया है। तो इसमें जो है किंडरगार्टन पद्धति दी थी फ्रॉवेल ने, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है। तो देखिए प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का जो संबंध होता है वो संवेग से होता है, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर होते हैं। तो देखिए ऐसा कहता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो इसका उत्तर होगा फ्राइड ने। ठीक है, फिलहाल यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्राइड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने, अब देखिए चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आपको सही ऑप्शन बताऊंगा। तो इसमें से अगर आपके पास लगता है आपको समय कम है ऑप्शन पढ़ने का, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। ठीक है, आप जानते होंगे कि प्याजे ने 4 संज्ञानात्मक अवस्था बताई हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है किसने, प्याजे ने। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसमें देखिए व्यक्तिक विभिन्नता या व्यक्तिक भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब देखिए ये ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ये व्यक्तित्व भिन्नता का उदाहरण है कि एक बच्चा जल्दी सीखता है और एक तेजी से सीखता है, यानी बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है वो अलग अलग होता है, ये बताती है व्यक्तिक भिन्नता। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। देखिए आपको अगर ये आसान प्रश्न लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न सभी जो है आए हुए हैं, ठीक है, पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो आप आसान प्रश्न समझ करके वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आसान प्रश्न आते हैं और हम परीक्षा में, हमारे सामने इससे पहले कभी परीक्षा से पहले नहीं आए होते, तो हम उनको जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपको आसान प्रश्न हो या कठिन प्रश्न हो, सभी प्रकार के प्रश्न इसमें मौजूद हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो आपको पूरा देखना है और स्किप नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करता है अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ये सही नहीं होगा। ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता का मतलब है कि सबकी जो क्षमता है सीखने की वो अलग अलग है, तो एक जैसी गति तो नहीं प्रदान कर सकते। ठीक है, तो दूसरा है सीखने के विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, और चौथा है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ये थोड़ा आसान सा प्रश्न है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विकास में व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो पहला ऑप्शन है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करती है। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, और चौथा है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उसकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कई प्रश्न इस तरह के आ चुके हैं कि जो व्यक्तिक भिन्नता है वो वंशागत विशेषता और पर्यावरणीय कारकों दोनों पर निर्भर करते हैं। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, ठीक है, यानी कि कोड। दूसरा है जन्मजात विशेषताएं, और तीसरा है पर्यावरणीय कारक, और चौथा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि व्यक्तिक भिन्नता के प्रश्न एक साथ आ गए हैं। ठीक है, जानबूझ के मैं इनको एक साथ लेकर आया हूं। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आपको जो है एक बार में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
तो व्यक्तिक भिन्नता के जो प्रश्न है वो आज ही लेकर आऊँ मैं, आगे से आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, वो मैंने एक साथ सारे प्रश्न रख लिए हैं। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। जो व्यक्तिक भिन्नता है उसका प्राथमिक कारण क्या होगा? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आइजनेक, कैटल और ऑलपोर्ट। तो देखिए इसमें जो है आप जानते हैं कि फ्राइड ने जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इसने क्या है, गुण सिद्धांत नहीं दिए हैं व्यक्तित्व के। किसने? फ्राइड ने। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड द्वारा क्या नाम दिया गया है? अब देखिए ये दो कंडीशन है। 4-5 साल के एक बालक में अपनी माता के प्रति प्रेम, ठीक है, पिता की अपेक्षा, यानी पिता से ज्यादा माता के प्रति प्रेम, यह कहलाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। यदि बच्चा मेल है तो क्या होगा, अपनी मां से ज्यादा प्रेम करेगा। और इसका उल्टा होता है, यदि बच्ची है 4-5 साल की तो क्या होगी, अपनी मां की अपेक्षा अपने पिता से ज्यादा प्रेम करेगी। तो उस समय जो ऑप्शन बी सही होता, यानी कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन यहां पर बच्चा मेल है और अपनी मां से प्रेम करने की बात बोल रहे हैं वो। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।